it. So let me start with quickly the chart, or I would say a balance sheet. This is statement of financial position of, let's say, ABC Limited. Now this is standalone, yeah, separate financial statements. This is a separate financial statement. I'm sorry. This is a separate financial statement. On this, we will look at the asset side. On the asset side, you will see investments in equity shares of P. The extent of this investment is, let's say, 2%. Then there is investments in equity share of Q. Let's say this is 25%, and this is investments in equity shares of R. This is 80%, for example. Now these amounts are given in the balance sheet. Have we seen accounting of these investments in a separate financial statement by any chance? Have we seen this? I've seen the third one. You have seen only the third one, not the first two ones? No, sir. We have. You have. In the first ones. First ones and not the balance two, correct? मैं पूछ रहा हूँ whether we have seen this in the separate financial statements. एक आंसर मिल रहा है सबका देखा है, एक आंसर मिल रहा है कि सिर्फ पहला देखा है, एक आंसर मिला है सिर्फ लास्ट वाला देखा है. I'm saying on the practical perspective. नहीं नहीं, मैं स्टैंडर्डों के बारे में अच्छा वैसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अपने डिस्कशन में whether we have seen the accounting or not. Yes, yes, that we are saying financial instruments. Absolutely right. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने इसका एक अकाउंटिंग देखा था, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमने ये देखा था हाउ टू अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट्स विच इज नॉट अ सब्सिडरी, नीदर इट इज सब्सिडरी नॉर इट इज एसोसिएट और जॉइंट वेंचर. सो ये एक नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ या नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट. Normal financial asset. This becomes investment in associate, and this becomes investment in subsidiary. तो इसका अकाउंटिंग अलग अलग है, तो हमें पता है कि इसका अकाउंटिंग क्या है. नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट है तो इसका अकाउंटिंग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे होता है? FVTPL या FVTOCI? FVTPL. हाँ, तो ये डिपेंड करता है ना, ये अगर लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट्स है, नॉट फॉर ट्रेडिंग है, तो इधर FVTOCI और FVTPL दोनों में से कोई भी एक. तो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, बट जनरली दिस इज द केस. नाउ गिव मी अ मोमेंट. Okay. Now in this case, let's say ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है. हाउ डू वी अकाउंट फॉर इट इन अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये रिवीजन है और ये अभी हेल्पफुल भी है. नो,
Sir, it will be FVT OCI only because it is not held for trading purpose. Not held for trading purpose. Any option? No, but if it is OCI, then if we have opted for OCI, I think it's sufficient. It will be considered under question case And IS 27 के अंदर. करेक्ट. तो स्पेशल केस ऐसी कोई बात नहीं है. इट इज सब्सिडरी एंड एसोसिएट. तो पहला चॉइस दिया है दोनों के लिए. यहां पे फर्स्ट यू विल हैव टू कंसिडर IS 27 at cost, or you can consider it as per IFRS 9. IFRS 9 में either FVT OCI और FVTPL. Are you with me? तो ये आपने ही बताया है, आपने ही मुझे इसके बारे में कहा है, तो ये अकाउंटिंग हम जानते हैं, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं यहां से. सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू नाउ इन सब्सिक्वेंट डिस्कशंस. देखिए, किसी भी कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट की स्केल है मेरी. किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट रही तो ये 0% से लेके 100% तक इसका इन्वेस्टमेंट का स्केल हो सकता है. ये जो है ये लेस देन और इक्वल टू 50% है. ये जो है दिस इज लेस देन 20%. ये इन्वेस्टमेंट का मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है. दिस इन्वेस्टमेंट, जब तक इन्वेस्टमेंट का मैग्नीट्यूड मेरा 0 से 20 होता है तब तक ये मेरी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स होती है, नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट होती है. एंड इसका अकाउंटिंग होता है एज पर IFRS 9. FVTPL या FVT OCI. लॉन्ग टर्म है तो FVT OCI का ऑप्शन चूज कर सकते हो स्पेसिफिकली. इफ नॉट चोजन देन FVTPL. ट्रेडिंग है तो बाय डिफॉल्ट FVTPL में इसका क्लासिफिकेशन जाएगा. सो नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट. सो दिस इज इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर की स्केल है. इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. ये मैग्नीट्यूड है इसका. तो नॉर्मल 0 टू अप टू 19% जो है 19.99% फॉर एग्जांपल, तो ये नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट है. आई विल अकाउंट फॉर इट अंडर IFRS 9, FVTPL या FVT OCI, वॉट एवर द केस मे बी. सो हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया था इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. अब ये क्या होता है, यहां पे लेट्स से मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया फ्रॉम 20% अप टू 50% हो गया. इस केस में मेरे पास कुछ एक इन्फ्लुएंस आता है. स्टैंडर्ड कहता है कि आपको इस कंपनी की डिसीजन मेकिंग में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में यू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट. दिस इज इन्वेस्टमेंट विथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. Investments with significant influence. ये investments with significant influence है. ये इन्वेस्टमेंट विथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर आता है, इफ इट इज मोर देन 20% बट लेस देन अ कंट्रोल. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऐसी बात है कि आपका कंट्रोल नहीं है बट यू कैन से योर थिंग्स एंड दोज विल बी हर्ड. सो दैट्स द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जब होता है तो स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कहता है कौन सा, IS 27, IFRS 10, कौन कौन से स्टैंडर्ड है मैं आपको बताऊंगा. तो यहां पे एंटिटी को दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं. मेरी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे कंपनी में है, वो अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट रही तो यहां पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बनता है. नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
अगर एक भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो 20% से ऊपर है, सभी 20% के नीचे ही है, तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं यहां पे लिखता हूं इफ नो इन्वेस्टमेंट इज बियॉन्ड और इज 20% और बियॉन्ड 20%, ऐसी बात नहीं तो सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को आईएफआरएस 9 के अंडर आप क्या कीजिए, उसको अकाउंट फॉर कीजिए ना। यहां पे जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है 20% या उससे ज्यादा अप टू 50%, तो यहां पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है एंड सीएफएस की भी जरूरत पड़ती है। तो यहां पे सीएफएस भी बनेगा, एसएफएस भी बनेगा, बट सीएफएस बनेगा तो इसका अकाउंटिंग होता है आईएस 28 से अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। तो ये कहता है ये आप क्या करो, इक्विटी अकाउंट फॉर करो, इक्विटी अकाउंटिंग। मैंने इसका मतलब क्या है अभी नहीं बताया, यह हमें सीखना है। इसका इक्विटी अकाउंटिंग होता है सीएफएस में। एसएफएस के लिए आईएस 27 एप्लीकेबल होता है। आईएस 27 कहता है यू ईदर अप्लाई IAS 27 and if applied it will be measured at cost less other than temporary diminution। मैं सब नहीं लिख रहा हूं, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। और इट्स अ पॉलिसी चॉइस, और you can apply IFRS 9 wherein you can either apply FVT OCI or you can apply FVTPL। ये अकाउंटिंग होता है मेरा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सीएफएस रहेगा तो इक्विटी अकाउंटिंग करना पड़ता है, सीएफएस बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ये बात हमें पता है। हो सकता है कि यहां से इन्वेस्टमेंट या तो इन बिटवीन दिस से लेके इस सेक्शन में पहुंचे या इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन में पहुंचे। तो कंट्रोल एक्विजिशन हुआ, यहां पे कंट्रोल एक्विजिशन हुआ, कंट्रोल एक्वायर्ड। इसके पहले कंट्रोल नहीं था, यहां पे कंट्रोल आ गया। तो कंट्रोल आने के बाद अकाउंटिंग किस तरीके से होता है और क्या क्या करना पड़ता है, तो ये देखते हैं। सो कंट्रोल एक बार आ जाता है तो मेरा कंट्रोल अकाउंटिंग कहता है कि यू हैव टू कंसोलिडेट ऑल्सो, यू हैव टू कंसोलिडेट। सो प्रिपेयर, आपको सीएफएस भी बनाना पड़ेगा और एसएफएस भी बनाना पड़ेगा, सीएफएस भी बनाना पड़ेगा, एसएफएस भी बनाना पड़ेगा। सीएफएस जो है ये अकाउंटिंग रहेगा इसका IFRS 10 के हिसाब से, IFRS 10 के हिसाब से सीएफएस में यहां पे लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन लगता है, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन। और यहां पे एसएफएस जो आता है यहां पे अगेन IAS 27 गवर्न करता है। IAS 27 आपको चॉइस देता है यहां पे, या तो आप IAS 27 अप्लाई करो। IAS 27 अप्लाई किया तो आपको कॉस्टलेस अदर देन टेम्पररी डिमिनिशन ये करना है, या तो आप यहां पे IFRS 9 अप्लाई करो। IFRS 9 अप्लाई करें तो आपके पास FVT OCI है या FVTPL है। ये दो में से किसी एक मेथड से आप इसका अकाउंटिंग कीजिए एसएफएस में। एसएफएस में, सीएफएस में आपको मैंडेटरी क्या है, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करना पड़ेगा इफ यू हैव अ कंट्रोल। सो यहां से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हमारी कितनी हो गई अभी तक? ये हुआ नंबर 1,
ये हुआ नंबर 2, ये हुआ नंबर 3। IFRS 9 इज कंप्लीटली डिफरेंट, तो हम इस सेक्शन में नहीं लेते। यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन स्वीट जो है, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें देखने हैं, करेक्ट। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड, व्हेन कंट्रोल इज फर्स्ट एक्वायर्ड, कंट्रोल इज एक्वायर्ड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार कंट्रोल एक्वायर हुआ है यहां पे, तो यहां पे अप्लाई IFRS 3। IFRS 3 है बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का ये स्टैंडर्ड है। IFRS 10 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IFRS 27 है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IAS 28 है अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बड़ा नाम है इसीलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ये शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये है बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन ये मेरे पास चौथा स्टैंडर्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस इन दिस सीरीज। देन ये 4 स्टैंडर्ड तो है, जब IFRS 3 लगता है तो ये हमेशा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन लगता है। ये जो स्टैंडर्ड लगता है ये हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन पे लगता है। अप्लाई ऑन, ये स्टैंडर्ड अप्लाई ऑन डे 1 ऑफ एक्विजिशन, डे 1 ऑफ एक्विजिशन, ये आपको डे 1 में अप्लाई करना पड़ता है। IFRS 10 जो है ये अप्लाई करना पड़ता है रिपोर्टिंग डेट में। IAS 27 अप्लाई करना पड़ता है रिपोर्टिंग डेट में। IFRS 9 पहले दिन में और रिपोर्टिंग डेट में, दोनों में काम करता है। IAS 28 अप्लाई करना पड़ता है रिपोर्टिंग डेट में। ये होता है। सो कई बार कंफ्यूजन होता है, IFRS 3 में जो कुछ प्रोसीजर्स बताई है वही प्रोसीजर्स हम कुछ हद तक कंसोलिडेशन के वक्त रिपीट करते हैं। तो IFRS 3 कौन सा है और IFRS 10 कौन सा है, यहां पे कोई there should not be any confusion, and that's why we are saying that IFRS 3 is applied when control is acquired for the first time। ये कभी भी सब्सिक्वेंटली नहीं लगता, ये लाइफ में एक ही बार लगता है। अगर उस कंपनी का एक बार कंट्रोल एक्वायर हो गया तो हमने वो अप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड। सो एक एक्विजिशन में एक ही बार IFRS 3 लगेगा, दोबारा से नहीं लगेगा। जब कंट्रोल 0 से 20 जाता है, 20 से 40 जाता है, तब कभी भी IFRS 3 एप्लीकेबल नहीं होता। जब कभी भी 0 से 50 के प्लस जाता है या 20-30 से डायरेक्टली 50 के प्लस जाता है, तभी IFRS 3 एप्लीकेबल होता है। सो IFRS 3 एक ही बार एप्लीकेबल होता है व्हेन कंट्रोल इज फर्स्ट एक्वायर्ड। और कंट्रोल कब आता है, जब 50% से ज्यादा कहीं एक्विजिशन हुआ है, तो ये क्या हुआ, कंट्रोल एक्विजिशन हो गया। अभी कंट्रोल की डेफिनेशन देखनी है, वो देखनी है, वो मैं आपसे बताता हूं, बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये 4 स्टैंडर्ड्स के अलावा देयर इज वन मोर स्टैंडर्ड। लेट्स से यहां पे एक एंटिटी है जिसका 2 लोग इसके पार्टनर्स हैं। एक के पास है लेट्स से 45% शेयर्स और दूसरे के पास है 55। सो सॉरी 65-35 करते हैं। दिस इज प्रॉफिट शेयर। ये क्या है, प्रॉफिट शेयर। ये हमें समझना है, ध्यान दीजिए। 65% इज अ प्रॉफिट शेयर। However,
इस एंटिटी के ऊपर कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल है, एंटिटी इज कंट्रोल्ड जॉइंटली। कई बार ये होता है कि कितना शेयर है मेरा, 35%, तो मेरा ये एसोसिएट हुआ, ऐसी बात नहीं होती। मेरा एंटिटीज कंट्रोल्ड जॉइंटली मतलब इक्वल वोटिंग राइट से, इक्वल वोटिंग राइट से। जॉइंट कंट्रोल में मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 35% हो सकता है। यहां की बात ऐसी है कि लेट्स से दिस इज 35% शेयर, तो यहां पे वोटिंग राइट भी 35% है और इक्विटी शेयर भी 35% है। यहां पे मेरा प्रॉफिट शेयर 35% है, बट मेरा वोटिंग राइट जो है दैट इज 50%। सो दैट इज जॉइंटली कंट्रोल। तो दोनों पार्टीज का यूनानिमस से है, ठीक है। दिस इज पार्टी ए, पार्टी ए, एंड दिस इज पार्टी बी। Both parties have unanimous say. यहां पे कोई मेजॉरिटी वाली बात नहीं, 3 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 4 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, बट यहां पे सबका शेयर क्या है, शेयर अलग अलग है, शेयर कम ज्यादा परसेंटेज हो सकता है। हाउएवर से यूनानिमस है, एक पार्टी ने किसी चीज को नहीं कहा तो वो चीज नहीं होगी, सभी पार्टीज ने हाँ कहना चाहिए, एफर्मेटिव डायरेक्शन देनी चाहिए, तभी ये डिसीजन इससे रिलेटेड होगा। तो इसे हम कहते हैं जॉइंट कंट्रोल। इसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट कंट्रोल। ये जॉइंट कंट्रोल आता है IFRS 11, ये स्टैंडर्ड दिया है। IFRS 11 कहता है ये जॉइंट कंट्रोल अगर है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज जॉइंट वेंचर और इट इज जॉइंट ऑपरेशन, और इट इज जॉइंट ऑपरेशन। ये चेक करना पड़ेगा आपको, उसमें कंडीशंस दी है विच वी आर गोइंग टू सी एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, बट IFRS 11 कहते हैं पहले ये चेक करो क्या है। जॉइंट वेंचर है तो एंटिटी को CFS भी बनाना पड़ेगा, SFS भी बनाना पड़ेगा। जॉइंट ऑपरेशन है तो क्लियर कट गाइडेंस नहीं दिया, CFS या SFS बनाना पड़ता है। हाउएवर ये जनरली SFS ही बनाना पड़ता है। SFS में लेकिन अकाउंटिंग जो होता है इस एंटिटी का इन द बुक्स ऑफ A एंड इन द बुक्स ऑफ B, ये अगर जॉइंट ऑपरेशन है तो इन द बुक्स ऑफ A एंड इन द बुक्स ऑफ B ये प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होगा, स्टैंड अलोन में ही होगा। सेपरेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब मैं स्टैंड अलोन स्टेटमेंट बनाता हूं, फाइनेंशियल्स बनाता हूं, तभी ये जो एंटिटी है XYZ, इसका मैं एक प्रोपोर्शन 35% वाला A की बुक्स में इंक्लूड करता हूं, 65% B की बुक्स में इंक्लूड करता हूं। प्रोपोर्शनेट अकाउंटिंग में कहता हूं, प्रोपोर्शनेट अकाउंटिंग। कंसोलिडेशन कहा तो कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे CFS बनाना है, और CFS क्या है, SFS में थोड़ी बनाते हैं, तो वैसे नहीं है, प्रोपोर्शनेट अकाउंटिंग करना है। CFS अगर बनाना है तो यहां पे अगर ये जॉइंट वेंचर है तो यहां पे इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग से कंसोलिडेट करना पड़ेगा, 1 लाइन कंसोलिडेशन, ऊपर भी यही है, सो यहां पे भी यही है, इक्विटी अकाउंटिंग 1 लाइन कंसोलिडेशन, 1 लाइन कंसोलिडेशन सिंपल होता है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो ये भी रिपोर्टिंग डेट में लगता है। SFS में IAS 27 एप्लीकेबल होता है। IAS 27 कहता है या तो आप IAS 27 अप्लाई करो, IAS 27 अप्लाई किया तो कॉस्ट, और आप अदरवाइज IFRS 9 अप्लाई करो, IFRS 9 अप्लाई किया तो FVTOCI या FVTPL,
ये इसमें से आप अकाउंटिंग कर सकते हो। ये हो गया हमारा पांचवा स्टैंडर्ड, ये हो गया हमारा पांचवा स्टैंडर्ड इन द कंसोलिडेशन स्वीट। एंड सिक्स्थ है डिस्क्लोजर्स with respect to all the above standards except IFRS 3 are given in IFRS 12। ये सिर्फ डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। तो जो बाकी हमारे पास 4 स्टैंडर्ड है उस सबका डिस्क्लोजर कहां पे आएगा, IFRS 12 में आएगा। तो IFRS 12 ये हमारे पास दिस इज अ 6th स्टैंडर्ड विच इज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर्स। तो 6 स्टैंडर्ड्स हमें करने हैं एज अ पार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन स्वीट। IAS 27 इज वेरी वेरी सिंपल एंड वी ऑलरेडी नो कि IAS 27 में अकाउंटिंग कॉस्टलेस अदर देन टेम्पररी डिमिनिशन में होता है, दोबारा से हम इसे नहीं देखेंगे। सो 27 हमारा हो चुका है, दैट इज द मेन प्रिंसिपल। और इस स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड का नाम पहले था सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो वहां से निकाली गई एंड IFRS 10 बनाया। IFRS 10 एक्चुअली IASB के एजेंडा में 2001 से इंक्लूडेड, दे हैव इंक्लूडेड दिस इन 2001 एंड अल्टीमेटली 2001 में एक छोटा क्राइसिस आया था पोस्ट कोलैप्स ऑफ एनरॉन। तो एनरॉन में बहुत सारे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स थे एनरॉन के जो कंसोलिडेट नहीं हुए थे, बिकॉज IAS 27 में कंट्रोल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी सो दैट इट कुड नॉट accommodate those SPVs as the entities having control on। तो एनरॉन ने वो SPVs कंसोलिडेट नहीं की एंड मेजॉरिटी ऑफ रिस्की बिजनेस स्टेड आउट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एनरॉन। एंड जब ये समझ में आया तब तक एनरॉन कंप्लीटली वाज कोलैप्स्ड। सो इन ऑर्डर टू रिमूव, ये 2008 में भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ इशू आया था फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त, और इसकी वजह से यहाँ पे ये स्टैंडर्ड क्या किया गया, डेवलप किया गया। ये मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड वाज इशूड इन 2010 एंड फाइनली एप्लीकेबल फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स। सो 2010 या 11 में ये इशू हुआ था एंड फाइनली इट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम द ईयर 2014। सो 3 से 4 साल इसे दिए गए थे फॉर एप्लीकेशन। IFRS 10 उसी के साथ साथ फिर IFRS 11, IFRS 12 भी soon they were issued. After introduction of IFRS 10, IAS 27 का नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया था, तब जाके वो हुआ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके पहले था सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेशन भी 27 में था, बट कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट उससे कंप्लीट बाहर आ गई। दैट स्टैंडर्ड इज वेरी स्मॉल राइट नाउ, 8 से 9 पेजेस का ये स्टैंडर्ड है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एंड मोस्टली डेफिनेशंस और इससे ही बात खत्म होती है। एंड जो मेन हमारा प्रिंसिपल है कॉस्ट अदर देन टेम्पररी डिमिनिशन, इसको थोड़ा सा एलॉबरेट किया है एंड बाकी छोटे छोटे कुछ इश्यूज है, बट अदर देन दैट IAS 27 में आज कुछ नहीं है। तो हमें देखना है IFRS 10। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे IFRS 10 से शुरुआत करेंगे एंड उसके बाद हम IFRS 3 पे जाएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे IFRS 11 पे, और यहां पे IFRS 12 हम ज्यादा नहीं देखने वाले। सो जब हम IFRS 10 के साथ साथ हम IAS 10 होने के बाद हमारा IFRS 3 होगा, आई एम सॉरी, IFRS 10 होने के बाद IFRS 3 के बाद IAS 28 ये हम करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम
IFRS 11 पे आएंगे, विच एक्चुअली रिफर्स बैक टू दी IAS 28। ये जो वन लाइन मेथड है CFS में, दैट इज गिवन इन IAS 28 इटसेल्फ। सो हम ये सीक्वेंस में देखेंगे IFRS 10, देन IFRS 3, देन IAS 28, देन IFRS 11। 12 हम ज्यादा नहीं देखेंगे बट एंड में सबसे देखेंगे IFRS 12। 9 हमने कंप्लीट किया है, 27 हमने कंप्लीट किया है। सो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? तो इसीलिए मैंने पहले वाला ये एक्सरसाइज लिया। सो वी नो हमारा IFRS 9 और IAS 27 एज सच हो चुका है। ब्रॉड लेवल पे प्रिंसिपल्स नहीं, इन डेप्थ प्रिंसिपल्स हमें पता है, ये हमने रिवाइज किया यहाँ पे। दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस until now? ऑलराइट, चलिए हम अभी शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल से ही हमारी शुरुआत होगी। मेन हमारा टाइम आज का यहां पे जाएगा डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद में कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। आज थोड़ा सा मुश्किल है, आज हमें कंट्रोल की डेफिनेशन पहले खत्म करनी है, तो वो हम खत्म करेंगे। एक सेकंड। ओके, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल के बाद में कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट्स। कंसोलिडेशन में क्या क्या लगता है, ये तीनों जो है, ये IFRS 10 है, एक्विजिशन अकाउंटिंग है IFRS 3, और ये डिस्क्लोजर्स जो है, ये डिस्क्लोजर्स है IFRS 3 के डिस्क्लोजर्स है। बाकी स्टैंडर्ड से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हम कब देखेंगे? एंड में देखेंगे, जब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मतलब कंसोलिडेशन स्वीट का सेकेंड पार्ट होता है, जिसमें हम IAS 28 देखेंगे एंड उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देखेंगे। ये हमने क्विक डिस्कशन करना है। ग्रुप का मतलब है पेरेंट एंड इट्स सब्सिडियरीज। अदर देन पेरेंट एंड सब्सिडियरीज, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप, दीज आर कॉल्ड एज आउटसाइड द ग्रुप। जनरली हम ये कॉमनली यूज करते हैं, बट फॉर स्टैंडर्ड पर्पसेस ग्रुप कंपनी मतलब पेरेंट, और एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स जो है ये हमारे ग्रुप के बाहर आते हैं। ग्रुप जब हमारा रहेगा, जब कंट्रोल रहेगा, ये हमने देख लिया, कंट्रोल है तो कंसोलिडेट करना है, जॉइंट कंट्रोल है तो हमें डिपेंड करता है कि वो जॉइंट अरेंजमेंट है, जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर है तो इक्विटी अकाउंटिंग, जॉइंट ऑपरेशन है तो हमें उसे प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करना है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इक्विटी अकाउंटिंग करनी है। नो कंट्रोल है तो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट के अकॉर्डिंगली उसे ट्रीट करना है, अकाउंट फॉर करना है। तो ये हमने डिटेल उस चार्ट में देखा, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स है कंसोलिडेशन स्वीट में, कितने स्टैंडर्ड्स है, डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड कौन से है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कंट्रोल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को, और फिर बाद में इसको एनालाइज करते हैं। इन्वेस्टर कंट्रोल्स इन्वेस्टी। सो बेसिकली इन्वेस्टर का इन्वेस्टी के ऊपर कंट्रोल तभी आता है, कंट्रोल रहेगा तभी हमें कंसोलिडेट करना है लाइन बाय लाइन एज पर IFRS 10। सो यहां पे इन्वेस्टर का कंट्रोल कब आता है ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कंट्रोल की डेफिनेशन पहले क्या थी? तो पहले थी मोर देन acquisition of more than 50%, acquisition of more than 50% equity share capital, ये पहला एक कॉन्सेप्ट था। और यहां पे राइट टू अपॉइंट more than 50% of directors, more than 50% of directors। ये दोनों कंडीशंस हुए तो ही कंट्रोल पहले आता था, अब ये करने की जरूरत नहीं। अब कहीं पे भी ये डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे कंट्रोल की, ये कंट्रोल की डेफिनेशन थी पहले।
कंट्रोल डेफिनेशन ऑफ IS 27 में दी थी अर्लियर, ये इट वाज रिमूव्ड सब्सिक्वेंटली, ये IFRS 10 में दिस वाज रिमूव्ड इन IFRS 10. IFRS 10 की अपनी खुद की डेफिनेशन है. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय IFRS 10. क्या कहा है IFRS 10 ने? IFRS 10 कहीं पे भी नहीं कहता कि इक्विटी शेयर्स में मोर देन 50% का स्टेक चाहिए, या पावर टू अपॉइंट और राइट टू अपॉइंट, राइट नहीं पावर कह सकते हैं, यहाँ पे गलती से कहा पावर टू अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर्स. ये पहले की बात थी, ये कहीं पे भी नहीं कहा. ये दोनों में से एक भी स्टेटमेंट इस डेफिनेशन में नहीं है. देखिए कैसे इन्वेस्टर का कंट्रोल इन्वेस्टी में है व्हेन इट इज एक्सपोज्ड. इट इज मतलब कौन? इन्वेस्टर. व्हेन इन्वेस्टर इज एक्सपोज्ड और हैज राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स. वेरिएबल रिटर्न्स मतलब उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में इसको एक्सपोजर है फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, from its involvement with the investee, and has ability to affect those returns through its power over investee. अब यहां तक क्या है ना, ये एंड तक एक हिस्सा कर सकते हैं और इसका एक सेकंड हिस्सा कर सकते हैं. ये दो हिस्से हैं, हमें इसको इवैल्यूएट करना है. ठीक है, तो इसको डायग्रामेटिक वे में हम थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है. ना कहीं पे भी पेरेंट और सब्सिडरी नहीं कहा, यहां पे यह है एक इन्वेस्टर और यह है इन्वेस्टी. वैसे ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, जो 6 चैप्टर्स है, आज अगर कोई आपके दोस्त या कोई नहीं है, अटेंड नहीं कर पा रहे फॉर वॉट एवर मे बी द रीजन, उनको बताइए दैट मेरे ख्याल से करंट बैच के 2 से 3 लोग नहीं है, ये ज्यादा लोग नहीं है. पेरेंट और सब्सिडी नहीं कहा, सॉरी आई विल कंटिन्यू. तो ये टॉपिक में 25 मार्क का शॉर्ट सवाल आता है, पहला वाला 25 मार्क्स. इसके अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सेपरेट सवाल भी आ सकता है. तो एक एग्जामिनेशन में लगभग 40 से 50 मार्क का है. उस वक्त तो 40 मार्क का आता था कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, अब ये चेंज हो गया. लोग नहीं तो क्या करते थे, इसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस करते थे और बाकी के चैप्टर थोड़े थोड़े भी किए तो यहाँ के 40 में से 35 मार्क मिल जाते हैं और बाकी में से 15 मार्क मिल जाते हैं. 50 मार्क हो गए. 60 में से 15 और ये 40 में से 35, तो ये प्रोपोर्शन बिल्कुल वेरी था. इट नेवर यूज्ड टू गिव द क्लियर कट पिक्चर वेदर दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स और कैंडिडेट अंडरस्टैंड्स IFRS और नॉट. कंसोलिडेशन समझना मतलब IFRS नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है. तो अभी इसीलिए ये क्वेश्चन 25 मार्क का कर दिया है एंड बाकी के क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा दिया गया ना. यहां पे पेरेंट और सब्सिडरी नहीं कहा, यहां पे पेरेंट एंड सब्सिडियरी नहीं कहा, यहां पे कहा है इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी. इन्वेस्टर इन्वेस्टी में इक्विटी शेयर की इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा ही होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है. हालांकि हमने यहां पे अभी जब पहले शुरुआत में देखा था तो यहां पे एज सच हमने अंडरस्टैंड किया था. क्यों? बिकॉज दैट्स बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द ओनली पर्पस. अदरवाइज हम देखते हैं तो मोर देन 50% का स्टेक होना ही चाहिए, डेफिनेशन का ही नहीं कहता. ये हमारे लिए था जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इनिशियली. अब कंट्रोल का मतलब सिर्फ 50% से ज्यादा स्टेक नहीं है, अब हम वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं. Even if it is not more than 50%, still you may have a control. कैसे? Investor is investing in equity shares and gets involved. Investment in equity shares. तो कुछ तो investment होनी चाहिए. Investments in equity shares plus because of its involvement in the activities of investee, this investee by default
will earn profits, losses, income, expenditure and other risks and rewards. ये वो अर्न करेगा. ये जो है इसे हम कहते हैं वेरिएबल रिटर्न्स. ये वेरी होते हैं, ये जैसे जैसे इनके एक्ट्स रहेंगे, जैसे जैसे डिसीजन होंगे, वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा. इसको हम कहेंगे वेरिएबल रिटर्न्स. वेरिएबल रिटर्न्स ये डे टू डे बिजनेस में काम करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉफिट कमाएंगे इसको वो क्या कहेंगे, वेरिएबल रिटर्न्स. तो वो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है. जो इन्वेस्टर इन्वेस्टी में इन्वॉल्व होके एक खुद को एक्सपोजर पाता है, इस इन्वेस्टर को एक्सपोजर आता है बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट. ये इन्वेस्टर को एक एक्सपोजर आता है एंड इसको एक राइट भी आता है, राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स. राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स मतलब जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉसेस, जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स फेस करेगा इन्वेस्टर को बाय डिफॉल्ट उसके रिपरकशंस उसके क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, अब्सॉर्ब करने पड़ेंगे. फिर ये कंट्रोल का डेफिनेशन कैसे हुआ? तो ये तो नॉर्मल इन्वेस्टर का भी काम है. नॉर्मल इन्वेस्टर भी ये बात आसानी से उसको ये एक्सपोजर आता है. मैंने 10% के शेयर लिए फिर भी मुझे एक्सपोजर मेरे 10% के टुवर्ड्स, करेक्ट. बट डू यू हैव कंट्रोल? नो. सो डेफिनेशन यहां तक खत्म नहीं होता, इसको सिर्फ एक्सपोजर मिलता है इस वेरिएबल रिटर्न्स का, या उससे राइट्स मिलते हैं. ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ. ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ. इसके अलावा देखिए यहां पे लिखा है एंड हैज एबिलिटी टू अफेक्ट. तो सेकेंड पार्ट में कहा है एंड हैज एबिलिटी टू अफेक्ट वेरिएबल रिटर्न्स. ये जो वेरिएबल रिटर्न्स है दिस गेट्स अफेक्टेड बाय इन्वेस्टर. सो हमेशा वो करेगा ही ये बात जरूरी नहीं, बट ही हैज अ एबिलिटी टू अफेक्ट दोज वेरिएबल रिटर्न्स थ्रू इट्स पावर. यहां पे लिखा है एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स थ्रू इट्स पावर ओवर इन्वेस्टिंग, थ्रू its power over investee. Power over investee ये जो है ना has ability to affect those variable returns through its power over investee. ये उसको क्या मिलता है, एक राइट मिलता है, उसको एक पावर मिलती है. तो पावर का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय पावर? What is power? Power is existing right that gives current ability to direct relevant activities. ये जो relevant activities है, relevant activities मतलब डे टू डे एक्टिविटीज, इसको हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो. इसको हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से यहां पे क्या होगा, वेरिएबल रिटर्न में चेंजेस होंगे. सो आपके ये जो रेलेवेंट एक्टिविटीज है,
रेलेवेंट एक्टिविटीज है, इस रेलेवेंट एक्टिविटीज में आपका परचेस एंड सेल्स डिसीजन, परचेस एंड सेल डिसीजन, देन कैश फ्लो रिलेटेड डिसीजंस, लोन लेना है नहीं लेना है, मार्केट रिलेटेड डिसीजंस, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस, ये डिसीजंस इस रेलेवेंट एक्टिविटी में आते हैं। अगर ये रेलेवेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेने का और उसको कंट्रोल करने का जब इसमें एग्जिस्टिंग राइट होता है, दिस एग्जिस्टिंग राइट मस्ट बी सब्सटेंटिव राइट, मस्ट बी सब्सटेंटिव राइट। ये एग्जिस्टिंग राइट है मेरे पास कि मैं इसकी जो, अब देखिए रेलेवेंट एक्टिविटीज के ऊपर डिसीजन कैसे ले सकती है एक्टिविटी, डायरेक्टर्स मीटिंग हो सकती है, am I right? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी या कोई एक कमिटी होगी जो इसके ऊपर रेलेवेंट एक्टिविटीज के ऊपर कुछ डिसीजन ले कलेक्टिवली, या उनकी खुद की वो मीटिंग्स करे एंड अकॉर्डिंगली वो डिसीजंस ले, ये भी हो सकता है। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, बस एक मिनट। ओके, सो यहां पे ये रेलेवेंट एक्टिविटीज, यहां पे ये जो रेलेवेंट एक्टिविटीज जो है, ये रेलेवेंट एक्टिविटीज मैं कैसे उसके ऊपर डिसीजन लेता हूं। तो ये हो सकता है कमिटी उसके ऊपर कलेक्टिवली डिसीजन ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में उसके ऊपर डिसीजन ले, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक एग्रीमेंट हो किसी कमिटी के साथ या किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ, दैट अदर पार्टी इज टेकिंग द डिसीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइल डिटरमाइनिंग द कंट्रोल, अब हमें बॉटम से शुरू करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है? प्रैक्टिकली पहले तो जिस एंटिटी के ऊपर कंट्रोल है ये डिटरमाइन करने की जब बारी आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिसाइड और डिटरमाइन what are the relevant activities of that entity, and you will also have to determine how decisions on the relevant activities is done, how decision on relevant activities is undertaken। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा प्रैक्टिकली हमेशा। एग्जामिनेशन में अगर सवाल आता है कंट्रोल डिसाइड करना है, तो पहले यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। योर फर्स्ट पॉइंट ये होता है दैट फ्रॉम हियर यू एक्चुअली स्टार्ट डिसाइडिंग वेदर देयर इज अ कंट्रोल और देयर इज नो कंट्रोल। यहां से हम शुरुआत करेंगे, व्हाट आर द रेलेवेंट एक्टिविटीज एंड हाउ द डिसीजन ऑन रेलेवेंट एक्टिविटीज इज मेड बाय दैट कंपनी। अब हमें यह देखना है, कैन वी अफेक्ट, पावर इज I can actually have a right to direct the relevant activities. I have ability to direct the relevant activities. Ability to direct मैं actually कर रहा हूं या नहीं ये important नहीं है. Whether I have an ability, if tomorrow I have to step in the decision making, I will check whether I can or whether I have ability to affect the relevant activities. अब ये activities change हो गई तो by default इसका इंपैक्ट कहां पे आएगा? इसका इंपैक्ट रेलेवेंट एक्टिविटीज की वजह से वेरिएबल रिटर्न्स पे आएगा। वेरिएबल रिटर्न्स चेंज होगी तो इसका एक्सपोजर किसके ऊपर आएगा? राइट किसे मिलेगा? इन्वेस्टर को मिलेगा।
बट जब राइट मिलता है या एक्सपोजर मिलता है इक्वली, बट उसको एट द सेम टाइम ये भी चेक करना है वेदर ही हैज एबिलिटी टू अफेक्ट नाउ दोज रेलेवेंट एक्टिविटीज, जिसकी वजह से वेरिएबल रिटर्न्स जनरेट होते हैं, वो वाले एक्टिविटीज कैन ही हैज अ एबिलिटी टू डायरेक्ट दोज रेलेवेंट एक्टिविटीज. If he has a power to direct those relevant activities, then we can say that he has a control. तो ये दो aspect important है, that one, there should be exposure and right to the variable returns of the investee as and including that side by side parallelly at the same time, that investor must have power to direct the relevant activities. So has ability to affect the variable returns in the sense power to direct the variable returns. Are you with me everyone on this? Yes. अभी आगे और थोड़ी सी बातें करनी है, देखते हैं. अभी भी सब्सटेंटिव राइट का मतलब पता नहीं चला. सब्सटेंटिव राइट मतलब हैविंग फर्म बेस, हैविंग फर्म बेसिस. ये फर्म बेसिस होना चाहिए. सब्सटेंटिव का मतलब है बेसिस होना चाहिए. इस राइट को एक फर्म बेसिस होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्चुअल, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी रहेगा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट उसको बेसिस होना चाहिए, कहीं से ये प्रूव होना चाहिए. सो इसको कहते हैं हैविंग अ फर्म बेसिस, दैट इज सब्सटेंटिव राइट. तो देखिए ये पावर जो है ना, दैट इज एग्जिस्टिंग राइट्स जो है ना, ये कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, सब्सटेंटिव राइट कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं. सो राइट्स कुड बी ऑब्टेन्ड थ्रू वन, it could be voting rights or it could be non-voting rights. पहले की जो बात थी वो सिर्फ वोटिंग राइट्स के बारे में बात करता था, नॉन वोटिंग राइट्स के बारे में बात ही नहीं करता था. वहां पे बिल्कुल स्पेसिफिक था. वहां पे स्पेसिफिक क्या था जो ऊपर हमने देखा, दैट एक्विजिशन ऑफ मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स and power to appoint more than 50% of the directors. ये पहले आता था. अब ये दोनों हटा दिया उन्होंने. अब ये कहा कि अगर इन्वेस्टर को एक्सपोजर या राइट है टू द वेरिएबल रिटर्न्स एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ही हैज पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज विच जनरेट्स वेरिएबल रिटर्न्स, देन वी कैन से दैट ही हैज अ कंट्रोल. सब इन्वेस्टर को ये सेकंड वाला एस्पेक्ट नहीं होता. इन्वेस्टर को सिर्फ फर्स्ट वाला एस्पेक्ट हो सकता है. जहां पे सेकंड वाला एस्पेक्ट नहीं है वहां पे कंट्रोल नहीं होता. तो फर्स्ट के साथ साथ सेकंड वाला एस्पेक्ट भी अगर आता है तो यहां पे कंट्रोल आता है. सिर्फ सेकंड है बट पहला एस्पेक्ट नहीं है, एक्सपोजर नहीं है उसको. तो अगेन देयर इज नो लिंकेज बिटवीन दिस एक्सपोजर और राइट एंड दिस पावर सेक्शन. तो सेकंड एंड वन में लिंकेज चाहिए. सिर्फ दोनों में से एक पार्ट रहे तो वहां पे कंट्रोल नहीं आता. जैसे कि कई बार आप देखें, आगे जाके मैं बताऊंगा आपको ये लिंकेज कैसे होना चाहिए. ये जो दो पार्ट्स है ना, इसमें लिंकेज होना चाहिए. सिर्फ एक्सपोजर या राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स से कंट्रोल नहीं आता, या सिर्फ एबिलिटी टू अफेक्ट वेरिएबल रिटर्न्स से मुझे ये कंट्रोल नहीं आता. एक्सपोजर भी है, राइट भी है वेरिएबल रिटर्न्स का, साथ ही साथ मेरे पास एबिलिटी है टू अफेक्ट द वेरिएबल रिटर्न्स. तो ये एक्सपोजर मेरे खुद के बिहाफ पे चाहिए, ऑन माय ओन बिहाफ, तभी ये कंट्रोल आ सकता है. सिर्फ एबिलिटी टू अफेक्ट वेरिएबल रिटर्न्स है बट नॉट फॉर मी. आई एम डूइंग दिस एज अ एजेंट फॉर समबडी एल्स. जैसे कि फंड मैनेजर अपने फंड के लिए काम करता है तो वो एज अ एजेंट काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ द फंड. तो वॉट एवर द वेरिएबल रिटर्न्स ही इज ट्राइंग टू अफेक्ट, इट्स नॉट फॉर ऑन हिज ओन अकाउंट, ही इज अफेक्टिंग दैट फॉर समबडी एल्स. तो वहां पे भी कंट्रोल नहीं. तो ये दोनों पैरामीटर्स होने जरूरी है. ये मैं खुद के अकाउंट पे करना चाहता हूं, हैव आई दैट एबिलिटी टू
affect the variable returns for myself, for my own purposes, for my own profitability? And if answer to that is yes, then you can say that there is a control. Now सवाल ये आता है, पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब existing right that gives ability to affect the relevant activities. Now what is existing rights? Existing rights is not, are you able to hear me? Yes. Yes. All right. यहाँ पे power cut हुआ, so I have shifted the point to inverter, so I don't have to restart it once again. Now here substantive right. So ये existing right है ना, existing right must be substantive. उसको कुछ form basis चाहिए, तभी मैं कह सकता हूँ कि power है, existing right है, so that I can actually affect those relevant activities. ये substantive right कहाँ से आता है? ये substantive right आता है voting right से, या ये आता है non voting right से. ये voting rights भी दो तरह के होते हैं. एक होते हैं एग्जिस्टिंग और दूसरे होते हैं पोटेंशियल. दोनों भी सब्सटेंटिव चाहिए. ये हैविंग फर्म बेसिस, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो हम कह रहे हैं सब्सटेंटिव राइट, इसका मतलब देखिए क्या होता है. सब्सटेंटिव राइट मतलब one, right must be exercisable when the decision on relevant activities is made. रेलेवेंट एक्टिविटीज तो हमने पहले ही डिसाइड किया था. स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? कंट्रोल डिसाइड करने के लिए हाउ द डिसीजन ऑन रेलेवेंट एक्टिविटीज इज अंडरटेकन. पहले तो आप फाइंड आउट करो रेलेवेंट एक्टिविटीज क्या है. रेलेवेंट एक्टिविटीज क्या है ये फाइंड आउट करने के बाद हाउ द डिसीजन ऑन रेलेवेंट एक्टिविटीज आर अंडरटेकन. तो ये एग्रीमेंट से रहेगा, तो ये नॉन वोटिंग राइट्स में भी आ सकता है. ये नॉन वोटिंग राइट्स के हिसाब से एग्रीमेंट हो गया है कंपनी के साथ that who will, investor will actually take the decision. So voting rights की जरूरत नहीं है. by agreement यहां पे क्या हो सकता है? non voting rights हो सकता है by way of agreement. बट यहां पे solid proof है ना, agreement is a solid proof. इसको firm basis है. that agreement is the basis by which I can say that I have a substantive right. Substantive right is right can be exercisable when relevant activities are going to be discussed and decision is going to be made on the relevant activities. मैं क्या करता हूं? मैं contribute करता हूं and I can control the decision making when the relevant activities are going to be discussed. इसके साथ साथ ये और एक बात चाहिए right substantive होने के लिए, that right must be practically exercisable. Right must be practically exercisable by investor. ये दोनों है तो ही हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे कंट्रोल है. अब देखिए सिंपल सी बात है, एग्जांपल लेते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. देखिए यहां पे टाटा कंपनी है और यहां पे AIG है. टाटा कंपनी और AIG ये एक साथ आए, तो मैं टाटा AIG लिखता हूं शुरुआत में और फिर उसके इन्वेस्टर्स लिखता हूं. यहां पे टाटा AIG इज एन इंश्योरेंस कंपनी. इसके दो इन्वेस्टर्स है, एक है टाटा सन्स और दूसरा है AIG.
USA. Tata has a share of 51% and AIG has share of 49%. ये शेयर कैपिटल है. इसके अलावा AIG के पास दिस इज एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट्स. ये एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट्स है दोनों के. इस एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट्स में कंट्रोल किसके पास है दिख रहा है आपको. अब डिसीजन मेकिंग विल हैपन बाय वोटिंग. सो relevant activities will be decided by voting rights, majority voting rights. ये रेलेवेंट एक्टिविटीज डिसाइड करने का यहां पे तरीका है दैट मेजॉरिटी वोटिंग राइट से ये क्या होगा, डिसाइड होगा. आर यू विथ मी एवरीवन? Yes, sir. अब इस बेसिस पे मुझे बताइए कि कंट्रोल किसका होना चाहिए. टाटा. क्योंकि दोनों को एक्सपोजर है, दोनों को वेरिएबल रिटर्न्स का एक्सपोजर है, राइट्स भी है. एक को 51% का, दूसरे को 49% का. बट हु हैज अ एबिलिटी to direct to change the way to affect the variable returns which are output of relevant activities is with the Tata. तो मैंने पहले डिसाइड किया relevant activities. relevant activities कैसे गवर्न होती है? by voting rights. voting rights अब देखना है कि किसके पास सबसे ज्यादा है, so that majority वहीं पे अप्लाई होगी and accordingly उसी के जजमेंट्स रहेंगे, डिसीजंस रहेंगे. तो टाटा का यहाँ पे कंट्रोल है. विद दिस इंफॉर्मेशन यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं. एडिशनली यहां पे एक पोटेंशियल वोटिंग राइट आता है. दिस बोथ आर वोटिंग राइट्स. VR इज वोटिंग राइट्स. यहां पे लेट्स से 5% का कॉल ऑप्शन है. 5% का कॉल ऑप्शन है रिटर्न बाय टाटा. Written by Tata. Call is exercisable. Call is exercisable at any time. At any time by giving notice of, let's say, 10 days. इसके बाद बोर्ड मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग नोटिस ऑफ 15 days. by giving notice of 15 days to decide on the relevant activities. To decide on the relevant activities. अब मुझे बताइए कि इसका एग्जिस्टिंग प्लस पोटेंशियल वोटिंग राइट्स यहां पे 54% गया और ये 4% से नीचे आया. ये 47% हो सकता है. ये यहां पे 47% पे हो सकता है. हमें चेक करना है एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट्स तो सब्सटेंटिव रहेंगे, बट वेदर पोटेंशियल वोटिंग राइट्स आर सब्सटेंटिव और नॉट. सब्सटेंटिव का मतलब क्या है? सब्सटेंटिव मतलब कुछ उसको बेस चाहिए. करेक्ट, बेस ठीक है, बट हाउ डू यू डिसाइड? तो उसके लिए हमने देखा था राइट मस्ट बी एक्सरसाइजेबल व्हेन डिसीजन ऑन द रेलेवेंट एक्टिविटीज इज मेड. कैन दिस राइट, दैट दिस पोटेंशियल राइट
be exercisable when the decision on relevant activities is going to be made? सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. After receiving the notice for the board meeting, they can exercise the option. They have that discretion. Absolutely right. So अगर मैं बोर्ड मीटिंग की नोटिस आ गई, टाटा ने इनिशिएट किया और नोटिस दे दी बोर्ड मीटिंग के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, तो 15 दिन की नोटिस दी. अब इनके पास और 5 दिन है. एआईजी क्या कर सकता है, आज बोर्ड मीटिंग डिक्लेयर कर दी, अगले 4 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस देगा, एंड बिफोर बोर्ड मीटिंग they can exercise their right and they can have a higher existing rights. तो 49 से 54% जाएंगे, where majority they will have, and they can decide on the relevant activities. They can decide on the relevant activities. Are you with me on this? Yes. So यहाँ पे Please explain it once again. हाँ मैं करता हूँ एक्सप्लेन, एक सेकेंड ना. ओके, अब देखिए हमें क्या चेक करना है, वेदर दिस पोटेंशियल वोटिंग राइट्स आर सब्सटेंटिव और नॉट. कहने के लिए ये ठीक है, ये मेरे पास ये तो एग्जिस्टिंग राइट है, बट वो 49% है. दिस डजंट गिव एआईजी पावर टू गवर्न दी रेलेवेंट एक्टिविटीज, क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स किसके पास है, टाटा के पास है, एआईजी के पास नहीं है. हाउएवर मैंने फैक्ट्स चेंज किए, मैंने थोड़ा सा एडिशन किया उसमें, और मैंने कहा कि इनके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट्स भी है 5% की. तो मैंने कहा ये तो 54% हो गया. मैंने यहां पे कहा था आपसे कि वोटिंग राइट्स कुड बी एग्जिस्टिंग प्लस पोटेंशियल, दोनों हो सकते हैं. अब दोनों है तो दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा वेदर वोटिंग राइट्स आर मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स और नॉट, क्योंकि रेलेवेंट एक्टिविटीज हियर are governed by the majority of voting rights. Decisions are governed by the majority voting rights. तो ये मैं existing plus potential से मैं क्या करता हूं, ये evaluate करने की कोशिश करता हूं. But potential voting rights मुझे चेक करने whether these potential voting rights have a solid form. तो हमने यही देखा था, whether they have a firm basis. Can I say that I can consider this 5% and check this? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा whether those rights are exercisable, whether to be substantive, to have a firm basis. I need to check whether these rights are exercisable at the time when the decision on relevant activities is going to be made by the Tata AIG as a combined company. तो मैंने चेक किया वेदर दीज आर एक्सरसाइजेबल और नॉट, वेदर दीज आर एक्सरसाइजेबल और नॉट. राइट्स 5% का राइट क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं, क्या मेरा 54% का वोटिंग काम में आएगा या नहीं आएगा. तो यहां पे मैंने देखा कॉल 10 दिन का ही नोटिस देना है कॉल एक्सरसाइज करने के लिए, बट जनरल मीटिंग का नोटिस 15 दिन का नोटिस देना है. तो अगर किसी भी पार्टी ने ये नोटिस दिया 15 दिन का जनरल मीटिंग का या बोर्ड मीटिंग का टू डिसाइड ऑन द रेलेवेंट एक्टिविटीज, तो उसके बाद में मैं इमीडिएटली ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने का नोटिस दे सकता हूं, सो दैट माय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 49% टू 54%. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर ये मैं 54% करता हूं तो आई कैन एक्सरसाइज द राइट, करेक्ट. इसीलिए ये पोटेंशियल वोटिंग राइट क्या है, सब्सटेंटिव है, बिकॉज that is exercisable when the decision on relevant activities is going to be made. Is everyone with me here? Is everyone with me? Yes, sir. सेकेंड कंडीशन अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि राइट्स आर प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेबल, अभी के लिए अज्यूम करते हैं. सो दिस बिकम्स अ सब्सटेंटिव राइट. With these facts, potential voting rights are substantive.
assuming rights can be exercised practically. अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं या तो ये दिन जो है ये वाले ये चेंज करता हूं या ये दिन चेंज करता हूं. कॉल एक्सरसाइज जो होता है, सो चेंज इन फैक्ट्स, कॉल एक्सरसाइज जो होता है it is with notice of, let's say, 30 days, and board meeting notice is, let's say, 15 days. बताइए whether call is exercisable practically. मैंने बोर्ड मीटिंग का नोटिस आज दिया तो 15 मीटिंग में नोटिस आएगा, बट ये कॉल एक्सरसाइज करने के लिए 30 दिन लगेंगे. सो कॉल इज नॉट एक्सरसाइजेबल प्रैक्टिकली. राइट इज नॉट सब्सटेंटिव. राइट इज नॉट सब्सटेंटिव एज इट इज नॉट एक्सरसाइजेबल. एज इट इज नॉट एक्सरसाइजेबल. ठीक है. इज एवरीबडी विथ मी? अभी भी फिर इस केस में किसका कंट्रोल रहेगा? इस केस में टाटा का कंट्रोल रहेगा. टाटा विल कंट्रोल. ऊपर की केस में एआईजी विल कंट्रोल. ऊपर की केस में एआईजी विल कंट्रोल बिकॉज दिस इज सब्सटेंटिव. अब देखिए क्या होता है. सेकेंड कंडीशन अभी भी हमने यहां पे एज्यूम किया है. अब एज्यूम करने की सेकेंड में जरूरत ही नहीं थी क्योंकि सेकेंड में पहला ही कंडीशन फेल हो गया, बात खत्म, सब्सटेंटिव से रिलेटेड. अब यहां पे करते हैं अगेन चेंज इन फैक्ट्स. चेंज इन फैक्ट्स. लेट्स से हमारा पहला वाला सिचुएशन रखते हैं यहां पे. कॉल एक्सरसाइज विथ 10 days notice and board meeting notice is 15 days. Whether call is exercisable? Yes. Call is exercisable before board meeting, जिसमें ये relevant activities decide करने वाले हैं. In addition to this, there is a fact that, in addition to this is not minus, in addition to this, there is a fact that as per law, foreign company cannot hold more than 50% in an insurance company. अब बताइए, इवन इफ कॉल इज एक्सरसाइजेबल बिफोर बोर्ड मीटिंग, दिस इज प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेबल. कॉल इज प्रैक्टिकली, और राइट, मैं यहां पे कॉल की जगह राइट कहता हूं. राइट इज एक्सरसाइजेबल. राइट इज एक्सरसाइजेबल बिफोर बोर्ड मीटिंग. हाउएवर, with this information, most importantly, practically it cannot be exercised. Practically it cannot be exercised by AIG. Are you with me now? Yes. And that's why this right is not substantive.
thus this right is not substantive and Tata will control Tata AIG. करेक्ट. सो दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. जो सेकेंड कंडीशन है यहां पे कई बार हमें चेक करना पड़ता है वेदर देयर आर एनी लीगल बैरियर्स, वेर आर देर एनी प्रैक्टिकल बैरियर्स, ये चेक करना पड़ता है. सो इवन इफ राइट इज एक्सरसाइजेबल, practically it is exercisable, but right is exercisable when the relevant activities are going to be discussed. However, practically ये वो exercise कर ही नहीं पाएगा because of some barriers. यहां पे अब ये लीगल बैरियर था. यहां पे लीगल बैरियर है कि AIG इज अ फॉरेन कंपनी. सॉरी, कहां गया? हाँ, this is a foreign company. Foreign company cannot have more than 51% in insurance sector. So ये legal barrier है, and because of this legal barrier they cannot have share more than 51%. Is this clear to everyone? Yes, sir. तो ये हमने अब शुरू कैसे किया देखिए. कंट्रोल का डेफिनेशन यहाँ पे खत्म होता है. अब इससे आगे जाके हम कुछ स्लाइड्स देखेंगे और इवेल्युएट भी करेंगे, बट अदरवाइज अगर आप देखते हो यहाँ पे तो बात कहाँ से शुरू होती है, अल्टीमेटली जाके पहुंची यहीं पे. बॉटम लाइन अगर देखोगे तो दिस इज द बॉटम लाइन. ये बॉटम लाइन है. वोटिंग राइट्स में पोटेंशियल वोटिंग राइट्स एंड एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट्स, देन नॉन वोटिंग राइट्स. यहां पे जाके बात शुरुआत एक्चुअली होती है कंट्रोल एग्जिस्टिंग की. बट हम कहां से आए, ऊपर से डिस्कस करते करते आए. उसमें हमने देखा कि ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है. बट ये दो पैरामीटर्स के लिए मुझे अल्टीमेटली क्या देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या पावर है. व्हाट इज पावर? पावर इज एग्जिस्टिंग राइट टू अफेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टी. तो वो रेलेवेंट एक्टिविटीज पहले ढूंढो, वो कैसे मैनेज की जाती है वो चेक करो, वेदर बाय वोटिंग पावर और वेदर बाय सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट है तो नॉन वोटिंग राइट्स चल सकते हैं, उसमें इक्विटी शेयर में होल्डिंग होना चाहिए, ये बात जरूरी नहीं है. बट ये एग्रीमेंट भी रहे तो भी ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. इवन इफ आई डू नॉट हैव इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आई शुड बी कंट्रोलिंग और आई शुड बी डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज, रेलेवेंट एक्टिविटीज for my own exposure and for my own right. So ये अगर satisfy होता है तो non voting rights से भी ये मुझे power मिल सकती है. So power is existing rights which will give you ability to direct the relevant activities. तो relevant activities ढूंढो, कैसे मैनेज की जाती है वो ढूंढो, एंड अकॉर्डिंगली फिर voting rights चेक करो. वो voting rights या non voting rights you will have to check whether those are substantive. सब्सटेंटिव है तो ही कंसिडर करो एंड अकॉर्डिंगली कंसिडर करो वेदर देयर इज अ कंट्रोल और नो कंट्रोल. बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चंस? So is it theoretically possible that you don't have voting majority, but by reason of the non-voting agreement, No. you are the controlling group? जनरली ऐसे नहीं होता. मैंने ऐसे कभी नहीं देखा. जनरली वोटिंग राइट होता ही है, भले ही वो मोर देन 50% ना हो, बट बिकॉज ऑफ देन नॉन वोटिंग राइट्स की वजह से इन कंजंक्शन विथ योर वोटिंग राइट्स इट बिकम्स अ कंट्रोलिंग स्टेक. बट वोटिंग राइट कुछ भी नहीं है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वोटिंग राइट. थोड़ा सा रेयर है बट कभी कभी हो सकता है, जैसे एनरॉन की केस में हुआ था. सो नॉन वोटिंग राइट्स में ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है जैसे स्पेशल रिलेशनशिप आई. स्पेशल रिलेशनशिप मतलब द सीईओ और सीएफओ ऑफ दैट एंटिटी is chairman of the SPV. So CFO main company का, Enron का CFO is the CEO of their special purpose vehicles. So ultimately there is no voting relationship between that. But ये linkage establish करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बहुत बार, और इसीलिए सिर्फ नॉन वोटिंग राइट्स से कंट्रोल एस्टेब्लिश होना बहुत रेयर है एंड बहुत मुश्किल है. सो प्रैक्टिकली जितना मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वोटिंग राइट्स इज द डिसाइसिव फैक्टर.
voting rights even if those are less than 50% along with non-voting rights, special relationship etc. that may go beyond the controlling state. ये हो सकता है, बट उसके लिए वोटिंग राइट होना बहुत जरूरी है. एनी अदर क्वेश्चन? तो हमने ये जो पूरा टेबल है, ये जो स्लाइड है, ये पूरा अभी डिस्कस किया, लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम ये देखेंगे. तो पहले ही मैंने कहा था दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी और द फर्स्ट स्टेप वेयर यू हैव टू डिफाइन द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टिंग. वो रेलेवेंट एक्टिविटीज आप डिसाइड करो क्या क्या है. जो हमने बहुत ब्रॉडली देखी थी वो यहाँ पे है. establishing budget and making the key decisions about relevant activities, selling, purchasing, managing financial assets, selecting and acquiring and disposing of assets, researching and developing the product, determining or managing the capital and obtaining funding, appointing, terminating, remunerating key managerial personnel, etc., etc. This is also examples. This is inclusive list, not an exclusive one. How those relevant activities can be decided, or how the decisions can be made, voting rights, or it could be by way of non-voting rights, correct? So agreement, by way of an agreement. ये राइट सब्सटेंटिव होने चाहिए, तो इसीलिए हमने देखे राइट सब्सटेंटिव होने के लिए यू मस्ट हैव दैट राइट मस्ट बी एक्सरसाइजेबल एंड देयर इज अ प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट राइट. तो ये दोनों चीजें देखी थी, लेकिन इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे. एक है, आर देयर एनी बैरियर्स दैट प्रिवेंट होल्डर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द राइट. जैसे हमने लीगल बैरियर के बारे में देखा. सो राइट्स आर एक्सरसाइजेबल बट he will not exercise that because he doesn't have practical ability to exercise the right because of some kind of a legal barrier. दूसरा बिजनेस बैरियर भी कुछ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बैरियर भी हो सकता है, वॉट एवर केस में भी. सेकेंड, ये फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, ये एग्जाम्पल्स है, ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है. वुड पार्टी होल्डिंग द राइट्स बेनिफिट फ्रॉम द एक्सरसाइज. तो इस केस में एआईजी को क्या बेनिफिट होगा, वेदर ऑप्शन इज इन द मनी. ये एग्जाम्पल है, वेदर ऑप्शन इज इन द मनी. जो ऑप्शन मैंने होल्ड करके रखा है, वेदर दैट इज इन द मनी और आउट ऑफ द मनी. आउट ऑफ द मनी है तो मुझे बेनिफिट नहीं है, सो आई मे नॉट एक्सरसाइज. सो ये प्रैक्टिकल एबिलिटी हो सकती है कि नहीं है यहां पे, इफ इट इज आउट ऑफ द मनी. तीसरी बात, इफ देर आर मोर देन वन पार्टी, रादर इफ देर आर सेवरल पार्टीज हु नीड्स टू एग्री टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, then again it is practically may not be feasible even if that is exercisable. इतना short period of time में सबको इकट्ठा करके ये ऑप्शन एक्सरसाइज करे, सबको मना के, so it may be difficult. so ये barriers हो सकते हैं जो हमें सोचने पड़ेंगे in order to make that right substantive. substantive के लिए condition 1 and 2 ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. सब्सटेंटिव राइट, हमने कई सारी चीजें देखी है यहां पे. एक 2 मिनट दीजिए मुझे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
ऑलराइट, सो सब्सटेंटिव राइट्स के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने पड़ेंगे, तो वो क्विकली एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमारा ये डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। वोटिंग राइट्स में हमने अभी सिर्फ एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट्स एंड पोटेंशियल वोटिंग राइट्स देखे, बट यहां पे हो सकता है वोटिंग राइट्स में पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, अदर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट, और तीसरा हो सकता है डी फैक्टो कंट्रोल। नॉन वोटिंग राइट्स में एविडेंस ऑफ प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डायरेक्ट, स्पेशल रिलेशनशिप, और तीसरा हो सकता है लार्ज एक्सपोजर टू द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। तो ये 6 एक अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं बाय विच सब्सटेंटिव राइट्स कुड बी अवेल्ड और इट कुड बी एक्वायर्ड। पहला पॉइंट ऑलरेडी हमने देखा है पोटेंशियल वोटिंग राइट्स से रिलेटेड टाटा एआईजी के केस में, तो दैट विल कंटिन्यू। अब देखते हैं यहां पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी है एक्चुअली। ये देखिए ये एग्जांपल्स, लेट मी डू वन थिंग। ये एक एक करके एग्जांपल यहीं पे है, ये एग्जांपल्स। नाउ देयर इज कंपनी X एंड देयर इज कंपनी Z एंड देयर इज इन्वेस्टी C। दोनों का X एंड Z का C में इन्वेस्टमेंट है। X का इन्वेस्टमेंट है 30%, Z का इन्वेस्टमेंट है 70%। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू यू, ये इंफॉर्मेशन आपके पास कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए हु कंट्रोल्स C? Z। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर है यहां पे, बट अब देखिए कुछ फैक्ट्स कैसे हैं। डिसीजंस इन इन्वेस्टी C आर मेड बाय मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स। यहां पे क्या होता है? मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स। इससे रेलेवेंट एक्टिविटीज गवर्न होती है। X has a call option to purchase Z Limited 70% शेयर। कॉल ऑप्शन किसके पास है? X के पास है। X के पास एग्जिस्टिंग प्लस पोटेंशियल वोटिंग राइट कितना हो सकता है? 100% हो सकता है, बट चेक करना है वेदर दिस पोटेंशियल वोटिंग राइट इज सब्सटेंटिव और नॉट, ये चेक करना है। तो लिखा है आगे, मीटिंग टू चेंज द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ओवर रेलेवेंट प्रैक्टिसेस कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम विद इन 30 डेज। तो बोर्ड मीटिंग कब बुलाई जा सकती है? 30 days. Option is in the money and option is exercisable at any time. At any time, not without giving any kind of a notice. So whether this option is substantive or not. Yes, it is. Yes, option is substantive because option, let's say मैंने बोर्ड मीटिंग की नोटिस मुझे मिली, मुझे मतलब X को, और उसे वो गवर्न करना है, तो ही इमीडिएटली विल एक्सरसाइज हिज राइट। 1 day बिफोर ऑल्सो ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट एंड हिज ऑप्शन, हिज एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट्स और हिज टोटल शेयर वैल्यू वोटिंग राइट विल बी इक्विवेलेंट टू 100%। सो इट इज यस। सेकेंड देखिए क्या है, सेम अरेंजमेंट है यहां पे, सेम। अब जस्ट फैक्ट्स कुछ चेंज हो गए। Decisions are made by majority voting rights. X has a call option to purchase Z Limited 70%. Again, यहाँ पे 30% plus 70% हो सकता है, ये 100% हो सकता है। It's just that we need to check whether this is substantive or not. Meeting to change the existing policies over relevant practices can be called at any time with 30 days notice. Option is out of the money. Option is out of the money. Option is exercisable at any point of time. Whether option is substantive or not. No. So ideal answer is no. However, मैं यहां पे लिखता हूं maybe. Maybe
और मे नॉट बी। अब ये तो कभी डिस्कस नहीं किया था, मे बी और मे नॉट बी। तो सिंपल पॉइंट यहां पे ये है, ऑप्शन कितना आउट ऑफ द मनी है ये भी देखना पड़ता है। हाउ मच आउट ऑफ द मनी, वेदर इट इज डीपली आउट ऑफ द मनी और इट इज नॉट दैट डीपली आउट ऑफ द मनी। मतलब ऑप्शन की वैल्यू है लेट्स से 50 रुपए में मुझे शेयर परचेस करना है और इसकी वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट वैल्यू। तो मैं मार्केट से परचेस, मार्केट में वैसे 100% यहीं पे है, बट ऐसा हो सकता है कि बाहर कुछ ये है, तो ऑप्शन डीपली आउट ऑफ द मनी, या फेयर वैल्यू जाती है उसकी 10 रुपए और मुझे 50 रुपए में एक्सरसाइज करना है, तो ये आउट ऑफ द मनी हुआ, डीपली आउट ऑफ द मनी हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इट मे बी सब्सटेंटिव, मे नॉट बी सब्सटेंटिव। मे नॉट बी सब्सटेंटिव का मैं आंसर लिखता हूं, बिकॉज ऑप्शन इज डीपली आउट ऑफ द मनी and X does not want to pay higher control premium, और यही कंट्रोल पाने के लिए हो सकता है कि ये ऑप्शन सब्सटेंटिव भी हो सकता है। हो सकता है यहां पे कि दिस ऑप्शन इज नॉट डीपली आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन not deeply out of money and X is ready to pay control premium। पूरा डिसीजन मेकिंग अगर मेरे हाथ में चाहिए तो उसके लिए कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, उस प्रीमियम को कहते हैं कंट्रोल प्रीमियम। तो कंट्रोल प्रीमियम देने का रेडीनेस है, तो ये ऑप्शन सब्सटेंटिव हो सकता है। Otherwise this cannot, this may be a non-substantive option. Are you with me now? ये डिस्कस नहीं किया था। Same example with different facts. Decisions are made by majority voting. X has a call option to purchase Z's 70%, so 30% प्लस 70%, ये 100% हो जाएगा। ये सब्सटेंटिव है या नहीं ये चेक करना है। मीटिंग टू चेंज द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ओवर द रेलेवेंट प्रैक्टिसेस कैन बी कॉल्ड विद इन 30 डेज। ऑप्शन इज इन द मनी, ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट देखिए क्या है, Z is the only source of know-how and could walk away if the call option is exercised. Let's say this is OnePlus, this is Oppo and this is a XYZ company. ओप्पो के कंपनी का ये OnePlus है, उसके ऊपर कुछ एक टेक्नोलॉजी लगता है, दैट टेक्नोलॉजी इज ओनली प्रोवाइडेड बाय Z। लेट्स से एंड्रॉइड या मैक iOS नहीं है, दूसरा कोई एक सिस्टम है लेट्स सपोज, तो वो OnePlus पे है, नॉट एन और दूसरा कोई भी सिस्टम नहीं है उसके ऊपर। सो ओप्पो ने Z को पार्टनर बनाया है इस कंपनी में 70% देके, बिकॉज ही इज द सोल provider of the technology. He could walk away at any time if call option is exercised by X. This is a contractual arrangement. फिर Z ये टेक्नोलॉजी नहीं देगा OnePlus के लिए। So in such case it is a contractual arrangement and that's why the option may not be substantive. Rather it is not substantive. Not substantive due to contractual arrangement. Not substantive due to contractual arrangement. ये भी एक तरह का बैरियर है, ये भी लीगल बैरियर हमने देखा पहली बार जो 49% का था AIG के ऊपर, वो लीगल बैरियर था। फिर हमने देखा लॉस
टू दी, सो दिस इन्वेस्टर मे नॉट हैव बेनिफिट, तो ये हमने देखा इट इज डीपली आउट ऑफ द मनी, तो ये हो सकता है नॉन सब्सटेंटिव है। तीसरा रीजन कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट की वजह से ये नॉन सब्सटेंटिव हो सकता है। आर यू विथ मी ऑन दिस? सो हमने अभी जो देखा, ये देखा और ये दो चीजें देखी, ये दो चीजों के ऊपर हमारी बात हो चुकी है। देखते हैं। यहां पे देयर इज एन एग्रीमेंट विथ अदर वोट होल्डर्स कैन प्रोवाइड द राइट टू गिव द पावर। पढ़ते हैं इसको। एक्स का और जेड का इन्वेस्टमेंट सी में इन्वेस्टमेंट है 60:40। कंपनी एक्स ओन 60% of the voting rights of C. However, due to company Z's expertise in company C's operation, X entered into an agreement which it differs to wishes of Z with respect to voting. इसका मतलब क्या है? Let's say this is a housing, this is a township. जैसे हमारे पास है लेट्स से डीएलएफ टाउनशिप या मगरपट्टा टाउनशिप। ये डीएलएफ टाउनशिप है। डीएलएफ टाउनशिप में एक हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल है सह्याद्री का, सह्याद्री हॉस्पिटल्स। अब देखिए टाउनशिप है डीएलएफ का, डीएलएफ यहां पे काम नहीं कर सकता। डीएलएफ कैन नॉट ऑपरेट द हॉस्पिटल, इट हैज टू बी रन बाय सह्याद्री। ये पार्टनरशिप में चला रहे। सो सॉरी, टाउनशिप ये लिखना चाहिए था मुझे, गलती से मैंने यहां पे लिखा। दिस इज अ सी इज अ टाउनशिप, दिस इज अ टाउनशिप, डीएलएफ टाउनशिप। और ये बिल्डर है, ये बिल्डर है, ये सिर्फ बिल्डर है डीएलएफ, ये डीएलएफ है। तो डीएलएफ ने सह्याद्री के साथ एग्रीमेंट किया है कि ये जो टाउनशिप में जो हॉस्पिटल रहेगा, टाउनशिप हॉस्पिटल, ये टाउनशिप हॉस्पिटल विल बी रन बाय यू, ये सह्याद्री रन करेगा। लेकिन इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी 60% की, आपकी रहेगी 40% की। प्रॉफिट शेयरिंग इस तरीके से होगा। बट ये कंट्रोल की बात अगर की जाए रेलेवेंट एक्टिविटीज पे, हु हैज राइट टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज? डीएलएफ कैन नॉट डू दैट। डीएलएफ डज नॉट हैव एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस और वॉट एवर इज द केस में बी, they cannot actually direct the relevant activities of this township hospital। और इसकी वजह से कंट्रोल एग्रीमेंट की वजह से किसके पास आया है? सह्याद्री के पास आया है। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। इवन इफ द प्रॉफिट शेयर इज लेट्स से 40%, हियर Z will control because of its specialized knowledge on it in this particular activity। अगर Z बाहर निकल गया यहाँ पे, DLF और X will not be able to run that particular activity, और इसीलिए Z will control C। Are you with me on this? तो ये रेलेवेंट एक्टिविटीज कैसे डिसाइड करती है और ये सब उसी का पूरा खेल है। नहीं तो एक्सपोजर दोनों को है, राइट्स दोनों को है, बट हु हैज एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑन आवर ओन अकाउंट? तो Z हैज राइट टू डायरेक्ट ऑन इट्स ओन अकाउंट इवन इफ द शेयर इज 40%, 60% विल बी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन दिस केस, जिसे हम माइनॉरिटी कहते थे पहले ना। अब देखिए ये क्या होता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं डी फैक्टो कंट्रोल की, जो यहां पे सबसे लास्ट है, ये डी फैक्टो कंट्रोल, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट से रिलेटेड दो चीजें हो गई, पोटेंशियल वोटिंग राइट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब डी फैक्टो कंट्रोल से रिलेटेड
investor X holds 48% of investee in SS voting rights. Remaining voting rights are held by thousands of shareholders. None of them individually holds more than 1% of the voting right. There are no arrangements that affect the decision making. Correct? So there are no other arrangements which can affect the decision making. So whole and sole decision कौन लेगा? 48%. क्योंकि ये 52% are so scattered they cannot come together to actually oppose the decisions taken by the X. So majority voting rights जो practically exercisable है are of X. So this is not actually the control. This is not the majority voting right. However, in fact, practically this 52% will never be able to come together. अगर 50% से एक साथ कम आए तो वैसे भी इसको अपोज नहीं कर सकते. तो ये जो बात है ये इन जनरल इसको डी फैक्टो कंट्रोल देती है. किसे? एक्स को डी फैक्टो कंट्रोल देती है. सो एक्स हैव पावर. डज एक्स हैव अ पावर? यस, ड्यू टू डी फैक्टो. इसको क्या कहते हैं? डी फैक्टो. डी फैक्टो कंट्रोल. डी फैक्टो कंट्रोल में बाकी के लोग मेनी मतलब ही कितने होना चाहिए? थाउजेंड्स. सो दैट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कम टुगेदर. Practically it is not possible for them to come together and oppose X. और इसीलिए ये de facto कंट्रोल हो जाता है. ऐसा एक भी सिंगल शेयर होल्डर नहीं है जो इसको अपोज कर सकता है. सो इसलिए ये क्या हुआ? de facto कंट्रोल हुआ and X will control the entity. Are you with me on this? Yes. Perfect. इसमें से लास्ट एग्जांपल है ये. यहां पे X का 40% कंट्रोल है, Y26, Z26 बाकी लोगों का 8% है. मतलब 52 और 8 60 हो गया और 40% X के पास है. Does X have a power in this case? What do you think? Does X have a power? क्या यहां पे de facto कंट्रोल हो सकता है? No. Because Y and Z Absolutely. Y and Z can easily come together. दो ही पार्टीज हैं, एक साथ आके they can actually oppose X. So does X have power? Answer is no. It cannot have a de facto control. Sorry. No de facto control. ये एक प्रोटेक्टिव राइट से रिलेटेड है. हम इसके ऊपर बात करेंगे. तो हमारी इसके ऊपर पूरी बात हो चुकी डी फैक्टो कंट्रोल के ऊपर. ये तीनों सिंपल है. रादर इसमें से दो मैं क्विकली डिस्कस करता हूं सो दैट अपना ये चैप्टर जो है कंट्रोल की डेफिनेशन से रिलेटेड बात जो है वो हमारी यहां पे आज खत्म हो जाएगी. क्या हो सकता है? देखिए, एविडेंस ऑफ प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डायरेक्ट. जैसे मैंने कहा ये एनरॉन है. एनरॉन की एक एसपीवी है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है. देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनरॉन एंड इट्स एसपीवी. इसने फ्लोट की है. एज सच शेयर होल्डिंग कुछ भी नहीं है. बट एनरॉन का जो सीएफओ है ही इज द सीईओ ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी. तो ये कंपनी जो डिसीजन कहेगी उसके सीएफओ की कि यहां पे इंप्लीमेंट करना है, ये यहां पे क्या हो सकते हैं? इंप्लीमेंट हो सकते हैं विद अ मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स. किसके पास है? सीईओ के पास है. ऐसे सिचुएशन में देयर इज एविडेंस ऑफ प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डायरेक्ट बाय एनरॉन ऑफ इट्स एसपीवी. सो इवन इफ देयर इज नो वोटिंग राइट्स इट कैन स्टिल बी प्रूवन बाय वे ऑफ दिस दैट एनरॉन हैज अ कंट्रोल ऑन एसपीवी. ये हो सकता है. बट एज आई सेड, विदाउट वोटिंग राइट्स इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट. बट ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि ये हो नहीं सकता. तो एनरॉन के केसेस इतने क्लियर थे कि वो क्लियरली वहां पे क्या होता था? एक एक्सपोजर था और अदर एक कंट्रोल प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डायरेक्ट था. स्पेशल रिलेशनशिप भी हो सकती है. सो यहां पे
इसका सीईओ है, सीईओ की वाइफ ये एसपीवी की सीईओ है. So again, because of the special relationship between the CEO of Enron and SPV of Enron, SPV का CEO, इसके बीच में ये स्पेशल रिलेशनशिप बनती है एंड अकॉर्डिंगली Enron can control the SPV. Again, this is very difficult to prove, but it can be proven. ठीक है, तो थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, बट जनरली ये विदाउट वोटिंग राइट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. लार्ज एक्सपोजर टू द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, ये एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा. देखिए क्या होता है. लार्ज एक्सपोजर टू द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, यहीं पे करते हैं. सॉरी this is, let's say, Infosys has its employees को इसको ESOP देना है. Infosys को ESOP देने के बाद लॉयल्टी मिलती है, हमने ये शेयर बेस्ड पेमेंट में देखा है. However, Infosys कहता है मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा, I will float ESOP trust. Infosys will have ESOP trust. ESOP trust क्या करती है, जैसे ही यहां पे इसको ग्रांट किए ESOP स्कीम जैसे ही ग्रांट की, ESOP ट्रस्ट ने मार्केट से एक्सटर्नली शेयर परचेस किए. एक्सटर्नल मार्केट ये शेयर परचेस किए. अब ये ESOP ट्रस्ट जो है, इसके पास पैसा कैसे आएगा, ये Infosys इसको लोन देगी, ये लोन ये यूज करेगा और शेयर लेगा. तो ESOP ट्रस्ट की बुक्स में बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो यहां पे लोन होगा एंड यहां पे इन्वेस्टमेंट्स इन Infosys, ये दो अमाउंट्स रहेंगी. आर यू विथ मी एवरीवन? फायदा क्या होता है, देखिए यहां पे Infosys ने जो ESOP ट्रस्ट को जो पैसे दिए हैं, लोन दिया है, ये लोन अल्टीमेटली कैसे रीपे होगा, लोन तो रीपे करना पड़ेगा. जब 3 साल हो जाते हैं, जब ऑप्शंस वेस्ट हो जाते हैं, तो एम्प्लॉइज क्या करते हैं, ESOP ट्रस्ट के पास आते हैं. एम्प्लॉइज पे द एक्सरसाइज प्राइस एंड ESOP ट्रस्ट प्रोवाइड्स देम द शेयर्स. जो शेयर्स इसके पास है, ये शेयर्स उसको दे देती है. दीज आर गिवन टू द एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज से कैश आता है. ये कैश जो आता है, अब ये ESOP ट्रस्ट ने जो शेयर परचेस किए, शेयर परचेस एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ग्रांट. जनरली ऐसे ही होता है, क्योंकि ग्रांट की ESOP जो प्राइस होती है वो ग्रांट डेट के फेयर वैल्यू पे जनरली रहती है. अगर बात का मेरा ESOP ग्रांट है तो, ESOP स्कीम अगर बात का है तो जितना लोन उतना कैश उनको मिला, ये कैश वो यूज करके लोन पे ऑफ हो जाता है, बात खत्म. आर यू विथ मी ऑन दिस ट्रांजैक्शन? आवाज तो बहुत कम ही आ रहा है यहाँ पे. एनीवे, आई विल अज्यूम दैट आप मेरे साथ हो. नाउ मान लीजिए कि जैसे ही ये शेयर्स ESOP ट्रस्ट ने लिए, इसकी फेयर वैल्यू गिरना शुरू हो गया. फेयर वैल्यू गिरना शुरू हो गया. एक्सरसाइज प्राइस थी इसकी, लेट्स से 100 रुपीज पर शेयर, और इन्होंने शेयर परचेज भी किया ₹100 पर शेयर. लोन भी कितना मिला, 100 रुपीज पर शेयर का लोन मिला, बात खत्म. तो पैसे आए तो वो लौटा सकते क्लियरली. बट हुआ यूं यहां पे कि ये जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. ये आ गई लेट्स से 50 रुपए में. अब ये 50 रुपए में आ गई, तो बताइए कि ये कोई एक्सरसाइज करेगा 100 रुपए में?
Nobody will exercise their option at 100 rupees क्योंकि मार्केट में वो शेयर 50 में मिल रहा है. Why employee will go to company and purchase it at 100 rupees? अगर वो परचेस नहीं करेगा, शेयर प्राइस इफ keeps coming down, then there is a danger that how this loan will be repaid, क्योंकि लॉस अल्टीमेटली किसका हो रहा है? इन्फोसिस का ही हो रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लार्ज एक्सपोजर टू द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न. इसका रिटर्न क्या है? यही वो कैश जो मिलेगा एम्प्लॉय से, यही उसको रीपे करना है. इस वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न की वजह से यहां पे लार्ज एक्सपोजर आता है इन्फोसिस को. इस केस में ये ईसॉप ट्रस्ट के ऊपर भले ही डायरेक्ट शेयर होल्डिंग नहीं है, फिर भी इसे कंसोलिडेट करना पड़ता है. ये मैंडेटरी है बिकॉज इसके ऊपर कंट्रोल आता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न. इसीलिए देखिए सिर्फ एग्जम्पशन मिला है कंसोलिडेशन के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट को, ईसॉप ट्रस्ट को नहीं. एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट ये पीएफ और इसके लिए जो होती है वो आप कंसोलिडेट नहीं किया तो भी चलेगा, उसको एग्जम्पशन है. बट ये जो ट्रस्ट है ईसॉप ट्रस्ट, ये कंसोलिडेट करनी ही पड़ती है पेरेंट एंटिटी में. देयर इज नो एग्जम्पशन एज फार एज कंसोलिडेशन इज कंसर्न फॉर सच ईसॉप ट्रस्ट. ये हम बाद में देख भी लेंगे. सो ये हमारा क्या हुआ? ये इसका एग्जाम्पल हुआ. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? चल, ये राइट्स हमने कहा था, ये सिंपल पॉइंट है. ये राइट शुड बी सब्सटेंटिव एंड नॉट प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव राइट्स मतलब क्या होता है? एक एंटिटी है जिसने बैंक से एक लोन लिया है, मेजर लोन है. मेजर लोन है तो बैंक कहता है कि आपके डायरेक्टर बॉडी पे हमारे नॉमिनी डायरेक्टर रहेंगे. नॉमिनी डायरेक्टर का काम क्या है? तो चेक कि जो भी डिसीजंस बोर्ड मीटिंग में होते हैं रेलेवेंट एक्टिविटीज पे, दीज आर नॉट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द बैंक, या बैंक के हित के खिलाफ कुछ नहीं वहां पे हो रहा. सो नथिंग इज कॉन्ट्रडिक्टरी और प्रिजुडाइस और प्रीजुडिशियल टू द बेनिफिट ऑफ द बैंक. सो ये मेजर लोन बाद में एनपीए ना हो जाए, ये देखने का, सो खुद का राइट प्रोटेक्ट करने का ही सिर्फ इनको क्या है? राइट है. दीज आर कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव राइट्स. दिस डज नॉट गिव सब्सटेंटिव राइट्स. यहां पे कंट्रोल नहीं आता. तो सब्सटेंटिव एंड प्रोटेक्टिव राइट्स में डिफरेंस है. तो प्रोटेक्टिव राइट्स हम कंसिडर ही नहीं करते while establishing the control. We always consider only and only substantive rights and not the protective rights. तो ये जो एग्जाम्पल हमने देखा था ये इसी के ऊपर है. कंपनी एस इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कंपनी पी. ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है. बैंक बी बोरोज लोन फ्रॉम एस. बैंक बी प्रोवाइड्स लोन टू एस. तो लोन किसे दिया है? एस को दिया है. कंटेनिंग सेवरल covenants. If covenant is breached, B has a right to override certain major business decisions. But business decisions override करने का allow कब है? Only and only if there is a covenant breach. तब तक नहीं. At the outset, B's rights are assessed to be protective. Therefore, P consolidates S. बैंक का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है. After some period, if the loan becomes NPA, that covenants have been breached, now S can actually take the charge in their hand. तो जेट की केस में ये किया था बैंक्स ने. तो does P still controls S? The answer is no. After this it's no. Alright, क्योंकि protective rights will get converted into substantive rights. ये हमें चेक करना है. Is everyone with me? Protective rights and substantive right? Yes. Yes. All right. ये हमने देखा है असेसमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स. डिविडेंड कम हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो दीज आर द वेरिएबल रिटर्न्स. इनफैक्ट कई बार ये मुश्किल होता है. टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं या कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती है, कॉस्ट सेविंग्स, अदर सिनर्जीज. ये एसेस करना मुश्किल होता है. सब्सिडियरी सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं होती.
if my subsidiary is one of the major source of my raw material supply, then there is economies of scale, or there is probably the cost saving या अदर सिनर्जीज. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब दोनों का प्रोडक्शन एक साथ आए और आई कुड बी एबल टू सप्लाई लार्जर, क्वालिटीज अच्छी हो. जो सब्सिडियरी है दैट इज गुड रिसर्च कंपनी एज फार एज क्वालिटी ऑफ माई आउटपुट इज कंसर्न, सो आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट. सो कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं. इट मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी, सो ये मॉनिटरी होने चाहिए, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है. सो वेरिएबिलिटी रिटर्न कई अलग अलग तरीके से हो सकती है. It may be complex sometimes when it is not monitoring. ये लिंकेज हमने देखा 1 and 2 में, जो ये लिंकेज था, जो पावर वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न एंड पावर जो होती है वो मेरे खुद के लिए मैं यूज करना चाहिए. सो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स है और पावर टू एबिलिटी, पावर टू अफेक्ट द वेरिएबिलिटी रिटर्न्स, ये दोनों चाहिए. एक एक्सपोजर भी चाहिए वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स को, और वो रेलेवेंट एक्टिविटीज अफेक्ट करने की पावर भी चाहिए. बट ये एम आई यूजिंग इट फॉर माई ओन अकाउंट? इफ येस, देन इट्स अ प्रिंसिपल एंड आई हैव अ कंट्रोल, अदरवाइज इट इज एन एजेंट. तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कि यहाँ पे एक फंड है, फंड का ये मेन इन्वेस्टर है, 70% ये इन्वेस्टर है, बट इसने अपॉइंट किया है फंड मैनेजर को. इसके पास भी 5% का स्टेक है, बाकी 25% आउटसाइडर के पास है. फंड मैनेजर फंड से रिलेटेड सभी रेलेवेंट एक्टिविटीज के ऊपर डिसीजन लेता है. तो एक्सपोजर इसे भी है, एबिलिटी इसे भी है एक्सपोजर को अफेक्ट करने की, या रेलेवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करेगी जो एक्सपोजर को अफेक्ट करे या जो वेरिएबल रिटर्न्स को अफेक्ट करे. तो क्या कंट्रोल इसके पास है? नहीं. Because he is acting as an agent of investor, there should be only kick out rights. So this investor shall have kick out rights of fund manager. ये kick out rights अगर fund manager के पास है तो fund manager becomes agent and control फिर, so investor becomes principal. This becomes principal and then he controls because somebody else is controlling on his behalf. So control किसके पास है? इन्वेस्टर के पास है. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसलिए मैंने शॉर्ट में और क्विक में इसको डिस्कस किया आपके साथ. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज दिस असेसमेंट शुड बी अ कंटिन्यूअस असेसमेंट. मतलब रोज के रोज नहीं करनी है, सिर्फ एवरी रिपोर्टिंग डेट विल हैव टू असेस वेदर कंट्रोल इज देयर और नॉट. ये कंट्रोल की डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आ सकती है एंड इसीलिए हमने इतना एलॉबरेटली इसको डिस्कस किया है. सो यू शुड कीप दिस इन माइंड.